मैं सुनील कुमार टीजीटी यूएचएस बस 2 से आज आप लोगों के साथ कक्षा 9 का गणित विषय के निर्देशांक ज्यामिति पर चर्चा करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति ये गणित की एक नई शाखा है। पहले हम जितनी भी गणित की शाखाएं के बारे में पढ़ चुके हैं उनमें से ये नया है। ये नया 9th क्लास से आप पढ़ेंगे, इसका आगे भी बहुत सारा यूज है। आइए निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने के पहले कुछ समस्या लेते हैं, उसका फिर समाधान कैसे खोजा जा सके इसके बारे में बात करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले मान लिया जाए कि मान लिया जाए आप मोहन हैं और आपको किसी जगह पे भेजा जाता है जहां का मेन रोड जिस जगह पे है वहां का यह मेन रोड है, वहां का एक मेन रोड है, यहाँ आप हैं, यहाँ है या यहाँ इस मेन रोड पे है। ठीक है, अब आपको कहा जाता है या आपको अपने किसी दोस्त को ढूंढना है जो कि यहीं कहीं रहता है। ये गली नंबर है, गली नंबर 1। इस मेन रोड में कई गलियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हर एक गलियों में बहुत सारे घर हैं। जैसे गली 1, इस मेन रोड में बहुत सारी गलियां हैं। ठीक है, इन गलियों में हर एक गली में बहुत सारे घर हैं। अब आपको किसी दोस्त को ढूंढना है जो कि यहाँ ही कहीं रहता है, यहीं ही कहीं रहता है। मान लीजिए आप यहाँ हैं, आप कोशिश कर रहे हैं अपने दोस्त को ढूंढने का। आपको किसी ने बताया कि वो आदमी तो भाई गली नंबर 5 में रहता है। ठीक है, गली नंबर 5 में आप आ गए और इसमें ढूंढना शुरू किया। तो क्या आप अपने दोस्त को ढूंढने के लिए हर एक घर को हाउस नंबर 1, घर नंबर 1 2 3 4 5 बहुत सारा घर हो सकता है, हर एक घर को तो आप नॉक करेंगे नहीं? करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वहां भी आपको परेशानी है, आप अपने दोस्त के यहाँ जा नहीं पा रहे हैं, जबकि आप जान रहे हैं कि आपका दोस्त गली नंबर 5 में रहता है। तो इतना ही इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी नहीं है अपने दोस्त के यहाँ पहुंचने के लिए। लेकिन आप इस गली में आए, घूमते हुए किसी एक सज्जन से मिले, उन्हें पूछा भाई हमें अपने दोस्त सोहन के यहाँ जाना है, मैं मोहन हूँ, मुझे अपने दोस्त सोहन के यहाँ जाना है। ठीक है, उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, सोहन जो है हाउस नंबर 4 में रहता है। तो आप आसानी से यहाँ पहुंच जाते हैं। तो 4 नंबर में पहुंचने के लिए आपको हाउस नंबर 4, गली 5 में हाउस नंबर 4 में पहुंचने के लिए आपको 2 इंफॉर्मेशन का जरूरत पड़ा। एक तो हो गया गली नंबर 5, दूसरा हो गया कि वो हाउस नंबर 4 में रहता है, मतलब 5-4। तो आप यहां पहुंच पाए। अब आप सेफली 2 इंफॉर्मेशन के हेल्प से पहुंच गए। एक तो बताया गया कि गली नंबर 5 में, दूसरा हाउस नंबर 4 में। इनमें से कोई एक भी इंफॉर्मेशन नहीं होता तो आप यहां नहीं पहुंच पाते। क्लियर है? अब एक दूसरी समस्या की बात करें हम। मान लीजिए किसी बच्चे से कहा जाए कि भाई ये जो बिंदु है, इस बिंदु की सही स्थिति को आप बतलाएं। किसी बच्चे को ये कहा जाए कि भाई ये जो बिंदु है इसकी सही स्थिति को आप बतलाएं। कैसे बतलाएंगे आप? कोई बच्चा बोलेगा सर इधर से जो है वो आधा के अधिक है, ये आधा की इस साइड है। तो भाई आधा की इस साइड तो बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। क्लियरली नहीं बोल पा रहे। कुछ बच्चा बोलेगा नहीं सर इस एज से, इस किनारे से आधा के इधर है, आधा के इधर है। फिर तो आधा के इधर बहुत सारा पॉइंट हो सकता है। तो इतना बता देना, इस बिंदु का जो है सही स्थिति को बतला नहीं पाएंगे आप। इतना से इस बिंदु की सही स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। लगेगा पता? नहीं लगेगा। अगर हम इसी को दूसरे तरीके से ट्राई करें, इस बिंदु को के बारे में जानने के लिए, यहां से इस एज पे, इस किनारे पे एक लंब डाल देते हैं। एक लंब डाल दिया, ठीक है, और इस बिंदु से ये
बिंदु है हमारा एक, इस बिंदु से फिर हम इस किनारे पे एक लंब डाल देते हैं, ठीक है। ये दूरी 45 सेंटीमीटर है, मान लिया जाए ये दूरी 45 सेंटीमीटर है, ये दूरी 25 या 20 सेंटीमीटर है। तो इस बिंदु के बारे में हम इस बिंदु का कह सकते हैं लोकेशन लिख सकते हैं 45 20। तो यहां आपको बताना पड़ेगा 45 20 लिखते हैं तो ये बताना पड़ेगा कि ये जो दूरी है इसके समांतर मापी गई है। इधर की दूरी फर्स्ट में जो दूरी है इसके समांतर दूरी नापी गई है, ये जो है इसके समांतर नापी गई है। कोई 20 या 45 भी लिख सकता है, 20 या 45 भी लिख सकता है। वो वहां भी उसको ये क्लियर करना पड़ेगा, वहां भी उसको ये क्लियर करना पड़ेगा कि भाई जो ये 20 है, ये 20 पहला जो हम लिखे हैं वो इसके पैरेलल नापी गई है, और लास्ट वाला जो लिखे हैं वो दूरी इसके समानांतर मापी गई है। बात समझ में आ रही है? तो इस बिंदु के बारे में हम क्लियरली कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को, किसी भी व्यक्ति को अगर इस बिंदु का इस लोकेशन के साथ क्लियरली अगर हम बता करके भेजेंगे तो वो इसी बिंदु को ढूंढेगा और इसी बिंदु के बारे में बतलाएगा। आगे ये दो समस्या का निवारण करने के बाद हम ये सीखते हैं कि किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए कम से कम दो परस्पर लंब रेखाएं होनी चाहिए। किसी बिंदु की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए कम से कम दो परस्पर रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। इसी समस्या का समाधान को ढूंढने का सबसे पहले प्रयास रेने देस्कार्ते ने किया था। इस समस्या का समाधान खोजने का सबसे पहले कोशिश रेने देस्कार्ते ने किया था। रेने देस्कार्ते, तो रेने देस्कार्ते साहब के ही नाम पर किसी बिंदु, रेने देस्कार्ते साहब के ही नाम पर किसी बिंदु की स्पष्ट स्थिति को दो रेखाओं को के लंब, दो रेखाओं के बीच किसी बिंदु की सही स्थिति को बतलाने की जो पद्धति आई उसे कार्तीय पद्धति कहा गया, कार्टेशियन मेथड कहा गया, कार्टेशियन मेथड कहा गया। दो परस्पर लंब रेखाओं के बीच किसी बिंदु के स्थिति को निर्धारित करने के लिए जो पद्धति लाई गई, ये रेने देस्कार्ते साहब के सम्मान में कार्तीय पद्धति कही गई, कार्टेशियन सिस्टम, कार्तीय पद्धति, कार्तीय पद्धति, कार्टेशियन मेथड। इसके बाद जो है, इतना जानने के बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन करें। जैसे प्रश्नावली 3.2 में दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन जस्ट इसी के जैसा है। इसी के जैसा अगर कोई क्वेश्चन हो कि किसी मेज पे कोई बिंदु, कोई लैंप रखा हुआ है तो उसकी स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे। किसी मेज पे कोई लैंप रखा हुआ है तो उसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। तो वही है, उसके सामने ऐसे मान लिया जाए ये मेज है, ठीक है, तो ठीक इसी के जैसा उसके सामने वाले फेस पे, फेस नहीं कहा जाए तो किनारे पे लंब डालेंगे और साइड वाले किनारे पे डालेंगे। फिर इसी दोनों के द्वारा हम जो है इस बिंदु का निर्देशांक बता पाएंगे, इस बिंदु का निर्देशांक बता पाएंगे, ठीक है। जैसे एक और ले लेते हैं, टेबल के बारे में ही जैसे बात हो रहा है तो हम लोग देखते हैं। ये है, ये मान लिया जाए हमारा कोई टेबल है, इस तरह का कोई टेबल, ठीक है।
यहाँ कोई लैंप रखा हुआ है भाई, यहाँ कोई लैंप रखा हुआ है जो कि जल रहा है, ठीक है, ऐसे है ये लैंप। अब इसकी स्थिति का, यहाँ लैंप है, इसकी स्थिति का सही निर्धारण करने के लिए हम इस पे लंब डालेंगे, यहां भी लंब डालेंगे। उसके बाद ये दूरी जो है, ये दूरी मान लीजिए है 50 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है, ये 50 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। तो अगर हम इस दूरी को पहले लेते हैं, इसके समांतर दूरी को पहले लेते हैं तो 50-30 लिखेंगे इसका, इसके इस बिंदु का निर्धारण करने के लिए हम क्या लिखेंगे 50-30। लेकिन अगर इस दूरी को हम पहले लेते हैं, इस दूरी को इसके समांतर पहले लेते हैं तो 30-50 लिखेंगे, 30-50 लिखेंगे, 30-50 लिखेंगे। तो इसी तरह से किसी भी, आप इधर से भी कर सकते थे, इधर से भी कर सकते, तो वो वहां स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस किनारे से आपने इसकी दूरी को लिया है। इस देखिए, मतलब इसके सभी बिंदुओं का स्थिति निर्धारण आप इसके और इसके कंपेयर में कर रहे हैं। इन दो परस्पर लंब रेखाओं के कंपेयर में यहाँ जितने बिंदु हैं उसका निर्धारण आप कर रहे हैं, ठीक है। अब एक अन्य क्वेश्चन ले लिया जाए, एक अन्य क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 3.1 का, कि दो मेन रोड है भाई, किसी टाउन में दो मेन रोड है, एक ये मेन रोड हो गया, ये किस डायरेक्शन में हो गया, ये हो गया उत्तर दक्षिण, दूसरा हो गया ईस्ट वेस्ट, पूरब पश्चिम। ये दो मेन रोड है, ठीक है, ये दो मेन सड़क है, मेन रोड। अब क्या है, कहा जाता है कि उत्तर दक्षिण की ओर समांतर 5 सड़कें हैं, उत्तर दक्षिण की ओर समांतर 5 सड़कें हैं, जो कि हर एक दूसरे से 200 मीटर के दूर है। 5 सड़क है, जैसे ये उत्तर दक्षिण हो गया, इसके समांतर 5 सड़कें हैं, 2 1 2 3 4 5, इसके समांतर टोटल 5 सड़कें हैं, जो कि इसके समांतर है, इसके समांतर सभी सड़कें हैं, तो आपस में भी समांतर है। और हर एक की दूरी क्या दिया हुआ है, इससे इसकी दूरी 200 मीटर है। तो जब हम ग्राफ पेपर पे बनाते हैं तो उसका कुछ एक मानक लेते हैं कि भाई 1 सेंटीमीटर के लिए हम जो है 200 मीटर लेंगे, तो वहां ये दिया हुआ है, ये स्पेसिफाई किया हुआ है, बताया हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 200 मीटर, ये ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। अब और क्या कर रहा है, पश्चिम पूरब की दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की दिशा में भी 5 सड़कें हैं, जो कि ये मेन सड़क जो है पश्चिम से पूरब की दिशा में, उसके समानांतर 5 सड़कें हैं, और एक दूसरे से दोनों की दूरी कितनी है, एक दूसरे से दोनों की दूरी 200 मीटर है, एक दूसरे से दूरी 200 मीटर है। और इसके लिए भी स्केल दिया हुआ है, इसका भी हम नेमिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसका नेमिंग, मेन सड़क का नेमिंग नहीं करेंगे हम,
इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ताकि पता चले कि ये मेन सड़क है। 3 4 5। अब जैसे इसमें बताया भी गया है, बुक देखेंगे वो क्वेश्चन देखेंगे तो आपको बताया गया है कि ट्रू 5 जो है, ट्रू 5 जो है, अगर ये उत्तर से दक्षिण दिशा की दूसरी सड़क, उत्तर से दक्षिण दिशा की दूसरी सड़क और पूरब से पश्चिम से पूरब दिशा की 5वीं सड़क का जो क्रॉस होगा, चौक होगा, क्रॉस करता है तो चौक बनता है ना, चौक चौराहा, उसी तरह से चौक होगा, क्रॉस होगा, उसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं जैसे ये हो गया इस डायरेक्शन में दक्षिण उत्तर दक्षिण की ओर के समांतर दूसरी सड़क से 1 2 ये दूसरा हो गया। और कहा गया पूरब पश्चिम, पश्चिम पूरब की ओर 5वीं सड़क, तो 1 2 3 4 5, तो ये इसका चौक हो गया, क्रॉस हो गया, ये 2 5 हो गया। अब कह रहा है कि इसी के जैसा जो है आप 4 3 चौक जो है उसको दिखाइए, क्रॉस को दिखाइए, 3 4 को दिखाइए। तो 4 3 पहले किसको लिया जा रहा है? पहले लिया जा रहा है, याद रखिए, पहले लिया जा रहा है उत्तर से दक्षिण दिशा के समानांतर जो सड़कें हैं उसका नंबर लिया जा रहा है। उसके बाद क्या लिया जा रहा है? उसके बाद लिया जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर सड़कें की संख्या। तो उत्तर से दक्षिण की ओर चौथी सड़क 1 2 3 4 ये सड़क के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। 3 कह रहा है पश्चिम से पूरब की ओर तीसरी सड़क 1 2 3, तो ये दोनों कहां मिल रहा है? यहां मिल रहा है, तो ये पॉइंट 4 और 3 होगा, ठीक है। अब दूसरा बात आता है तीसरा, ये 3 4 को निरूपित करना है इसमें। तो 3 4 को कैसे निरूपित कर सकते हैं? ये हो गया उत्तर से दक्षिण दिशा की तीसरी सड़क, तो 1 2 3 उत्तर से दक्षिण दिशा की तीसरी सड़क 1 2 3, ठीक है। उसके बाद ये क्या बताता है भाई? ये बताता है पश्चिम से पूरब की दिशा की के समानांतर चौथी सड़क, तो 1 2 3 4 ये वाला 4 हो गया। अब ये सड़क और ये सड़क का यहां हो रहा है, तो ये हो गया 3 4। अब कह रहा है क्या ऐसा जो है 4 3 और 3 4 कहीं और भी है? ऐसा कोई चौक है, ऐसा क्रॉस कहीं है? तो लिखेंगे हम नहीं, ऐसा कहीं नहीं है। इस तरह का क्रॉस जो है अद्वितीय है, अद्वितीय है, जिसको यूनिक बोला जाता है, जिसको यूनिक बोला जाता है, अद्वितीय यूनिक बोला जाता है। क्लियर? तो ये बात हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि वेन डेकार्तेस साहब ने कार्टेशियन तल को लेकर के इसको आगे बढ़ाया। इस तरह का तल जैसा ग्राफ में पढ़ते हुए आ रहे थे, ये जो हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया? एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष हो गया, जो एक दूसरे पे परस्पर लंब है, एक दूसरे पर लंब है, यहां 90 डिग्री बना रहे हैं। और इसमें क्या किया उन्होंने, इस साइड को पॉजिटिव माना गया, जीरो के इधर, इसको कह सकते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, ये पूरा कहलाएगा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, ये पूरा वाई अक्ष कहलाएगा। तो ये जो हुआ इसको उन्होंने धनात्मक एक्स अक्ष कहा, ये जो है धनात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा, धनात्मक एक्स अक्ष कहलाएगा, ये ऋणात्मक वाई अक्ष कहलाएगा,
ये धनात्मक x अक्ष, ये ऋणात्मक y अक्ष कहलाएगा। इसी तरह ये धनात्मक y अक्ष, ये ऋणात्मक y अक्ष। इसको इन्होंने घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चार पार्ट में बांटा। इसको घड़ी के विपरीत दिशा में 4 पार्टों में बांटा इस डायरेक्शन में। इसको कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये प्रथम चतुर्थांश इन्होंने माना इसे, ये हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश हो जाएगा, ये तृतीय चतुर्थांश हो जाएगा और ये चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, इसे हम x अक्ष कहेंगे, ये क्या कहलाएगा हमारा y अक्ष कहलाएगा। ये x अक्ष कहलाएगा पूरा, ये पूरा x अक्ष कहलाएगा। ये ऋणात्मक x एक्सिस, ये धनात्मक x एक्सिस, ऋणात्मक x एक्सिस, धनात्मक x एक्सिस, y अक्ष, ऋणात्मक y अक्ष। तो ये y अक्ष कहलाया। ठीक है, इसके बाद जो है किसी बिंदु को इसके परस्पर कैसे हम दिखाएंगे। कहीं अगर कोई बिंदु दिया हुआ है इसमें, तो उसका निर्धारण हम कैसे करेंगे। कोई बिंदु अगर दिया हुआ है तो उसका जो है निर्देशांक का निर्धारण हम कैसे करेंगे। ये जो तल कहलाएगा, ये पूरा जो तल कहलाएगा एक्स वाई तल कहेंगे। कार्तीय तल भी कर सकते हैं, कार्तीय तल कहा जाता है, एक्स वाई तल कहा जाता है, निर्देशांक तल कहा जा सकता है। ठीक है, ये तीनों नाम से इसे जाना जा सकता है। तल सीधा प्लेन होता है, प्लेन। ये एक प्लेन है, इस प्लेन को कार्तीय तल कह लीजिए, एक्स वाई तल कह लीजिए, निर्देशांक तल कह लीजिए। इन तीनों नामों से भी हम इस तल को जानते हैं। इन तीनों नाम से इस तल को हम जानते हैं। अब बात आता है कि किसी बिंदु, अब बात ये आता है कि किसी बिंदु की स्थिति का, किसी बिंदु के निर्देशांक का निर्धारण एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से हम कैसे करेंगे। किसी बिंदु के निर्देशांक का निर्धारण हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से कैसे करेंगे। आइए अब हम इसको देखते हैं आगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष की सहायता से किसी बिंदु की स्थिति या कहने की निर्देशांक को हम कैसे लिखेंगे। आइए अब हम आगे इसको देखते हैं। ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया, ये 0 हो गया। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -5। इधर फिर हो गया हमारा 1 2 3 4 5, इधर -1 -2 -3 -4 -5। इसमें इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन आता है बिल्कुल इजी आता है और 3-4 नंबर का आता है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे। मान लिया जाए कि हम यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है और इसके बारे में आपको बताना है इसकी स्थिति
स्थिति का निर्धारण करना है। तो सिंपल सा तरीका, यहाँ से क्या कीजिए, ये जो बिंदु दिया हुआ है इससे दोनों लाइन पे एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे लंब डाल देंगे। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे लंब डालेंगे। अब उसके बाद इसका मान लीजिए ये इसका निर्देशांक लिखेंगे हम। तो इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, ये दूरी को पहले लिखेंगे। तो ये दूरी कितना है भाई, ये दूरी एक्स एक्सिस के समानांतर, ये और ये समानांतर है, मतलब एक्स अक्ष में दूरी इसकी, इसका इस बिंदु का एक्स अक्ष में दूरी को पहले लिखते हैं, इस दूरी को लिखते हैं, वो दूरी इसके बराबर है। यानी हम कह सकते हैं एक्स अक्ष में दूरी को पहले लिखते हैं, एक्स अक्ष में दूरी को पहले लिखते हैं। तो एक्स अक्ष में दूरी इसका हो गया 2। उसके बाद ये लिखेंगे वाई अक्ष में दूरी, ये और ये बराबर है क्योंकि ये दोनों समांतर है, तो ये दूरी लिखेंगे और ये दूरी इसके बराबर है, तो ये 4 लिखेंगे। सिंपल सा तरीका है किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण करने का। इसी तरह एक और हम कुछ ले सकते हैं, जैसे आप ले लीजिए यहाँ कोई पॉइंट दिया हुआ है भाई, इसका हम निर्देशांक कैसे लिखेंगे, इसका निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो सिंपल सा वही बात, दोनों अक्ष पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे समांतर डालेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष पे। इसी तरह से अब हमें क्या है कि बिंदु Q का स्थिति का निर्धारण करना है, इसका निर्देशांक का निर्धारण करना है। ये कैसे होगा भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से इस पर, यहां से इस बिंदु से एक्स अक्ष पे समांतर डालेंगे, ये लंब डालेंगे, फिर बिंदु Q से y अक्ष पर भी लंब डालेंगे। सबसे पहला बात क्या बताया गया, अगर बिंदु Q का अगर बिंदु Q का हमें स्थिति जानना है, निर्देशांक जानना है, तो बिंदु Q से दोनों अक्ष पर लंब डालेंगे, बिंदु Q से दोनों अक्ष पे लंब डालेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखिए, x अक्ष पे यहां से लंब डाला गया, यहां से y अक्ष पे लंब डाला गया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है x अक्ष में इस बिंदु की दूरी को, x अक्ष में इस बिंदु की दूरी को, वो क्या होगा, x अक्ष में इसकी दूरी -5 होगी, y अक्ष में इसकी दूरी, y अक्ष में इसकी दूरी ये है, और ये किसके बराबर है भाई, इसके बराबर है, तो ये कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है। दूसरा बात क्या है, ये -5 -3, देखिए तृतीय चतुर्थांश में दोनों का निर्देशांक निगेटिव आ रहा है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव। जैसा कि हम लोग जानते हैं, फर्स्ट वाला जो होता है एक्स अक्ष में दूरी, फर्स्ट वाला जो होता है एक्स और वाई अगर है, एक्स अक्ष में दूरी को दर्शाता है, एक्स अक्ष में दूरी को दर्शाता है, जिसे कोटि कहते हैं। एक्स अक्ष में किसी बिंदु की दूरी को पहले लिखा जाता है, जिसको हम कोटि कहते हैं। कोटि को हम लोग और क्या कह सकते हैं भाई, कोटि को इंग्लिश में एब्सिसा कहा जाता है और भुज को ऑर्डिनेट कहा जाता है। ठीक है। y क्या हुआ, y अक्ष में दूरी, इसको भुज कहा जाता है। इसी तरह से एक और कोई पॉइंट हम ले लें, इसी तरह से और भी पॉइंट हम ले लें, ये r पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है भाई, r पॉइंट ले लिया। अब इसके स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे, इसके स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे, वही बात, यहां से हम क्या करेंगे, ये एक है, यहां एक है, तो इस बिंदु से दोनों एक्सिस पे लंब डालेंगे, इस बिंदु से दोनों अक्ष पे लंब डालेंगे। क्या करेंगे,
इस बिंदु से सबसे पहले दोनों अक्ष पे लंब डालेंगे। ये मैंने लंब डाला x अक्ष पे, उसके बाद इस बिंदु से y अक्ष पर भी लंब डालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, x अक्ष में बिंदु की दूरी, x अक्ष में बिंदु की दूरी। तो x अक्ष में इसकी दूरी क्या है, यहां से यहां तक क्या है, 1 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 हो गया ये। अब दूसरा क्या लिखते हैं, y अक्ष में इसकी दूरी, y अक्ष में इसकी दूरी ये है, और ये किसके बराबर है भाई, इसके बराबर। तो ये क्या लिखा जाएगा, -5। इसी तरह से हम कई बिंदुओं का जो है निर्धारण कर सकते हैं। एक और देखते हैं, यहां देखते हैं। अभी तक हमने देखा बिंदु P, Q, R का निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, उसकी स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे, x अक्ष और y अक्ष की सहायता से। अब हम एक नया बिंदु लेते हैं, P, Q, R हो गया, F ले लेते हैं। इस बिंदु की स्थिति का निर्धारण, इसका निर्देशांक हम कैसे लिखेंगे, कोटि भुज कैसे लिखेंगे। सिंपल सा बात है, यहां से दोनों अक्ष पे सबसे पहले क्या करते हैं, उस बिंदु से दोनों अक्ष पे उस बिंदु से दोनों अक्ष पे लंब डालते हैं। तो यहां से भाई मैंने लंब डाल दिया x एक्सिस पे, यहां से मैंने लंब डाल दिया y एक्सिस पे। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, x को लिखते हैं, कोटि को लिखते हैं। x क्या है भाई, तो x अक्ष में बिंदु की दूरी, x अक्ष में बिंदु की दूरी ये दूरी है, और ये इसके बराबर है। तो ये क्या लिखा जाएगा, -3। उसके बाद फिर क्या लिखा जाता है, y अक्ष में बिंदु की दूरी, y अक्ष में बिंदु की दूरी। तो y अक्ष में बिंदु की दूरी कितनी है, ये है, क्या ये कहें, ये इसके बराबर है, तो ये 3 हो गया। तो अभी हम लोगों ने देखा, किस तरह का क्वेश्चन देखा, जिसमें बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसका निर्देशांक लिखना रहेगा, उसका निर्देशांक लिखना रहेगा। एक्स वाई तल में कुछ बिंदु दिया हुआ रहेगा, उसका निर्देशांक लिखना हुआ रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है, बराबर आता है। इसे इस तल को क्या कहा जाएगा, कार्तीय तल कह ले, एक्स वाई तल कह ले, निर्देशांक तल कह ले, ये तीनों ने इसी का है। इंग्लिश में कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आते हैं दूसरे तरह के क्वेश्चन के लिए। ये तो हो गया क्लियर। दूसरे तरह के प्रश्न के लिए आते हैं, जिसमें कुछ बिंदु आपको पहले दिया हुआ रहेगा, उसे एक्स वाई प्लेन में दर्शाना रहेगा। क्वेश्चन तो -5, 3, 1, 0, 5, 3, 0 को एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई तल में दर्शाएं। इसके लिए क्या करेंगे, ठीक इसी के जैसा प्लेन लेंगे, एक्स वाई प्लेन लेंगे, ले लिया। फिर ये क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, पहले मैंने लिया वाई अक्ष को, फिर एक्स अक्ष को लिया, एक्स डैश, वाई डैश। ठीक है, ये हो गया मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का
निर्देशांक निर्देशांक 0 0 होता है तो इसमें से अब क्या करें 1 2 जैसा कि संख्या रेखा पे करते 3 4 5 ये क्या हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस धनात्मक एक्स अक्ष -4 -5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 6 सब में कर दिया जाए 6। अब बिंदु की स्थिति का निर्धारण दो में क्या है ये इस बिंदु का स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे इसको कैसे दर्शाएंगे सबसे पहले ये 2 और 5 ये एक्स में दूरी को बतलाता है एक्स में दूरी मतलब ये दूरी यहां से एक लाइन को आप ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ कर लीजिए ठीक है और फिर क्या है इधर ड्रॉ कर लेना इधर नहीं क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में नीचे की ओर ले लेते हैं ऐसे ले लेते हैं इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए y कैसे दिया हुआ है -5 तो यहां से फिर इसके पैरेलल ऐसे ड्रॉ कर पाएंगे जो पॉइंट जहां मिलेगा वो -2 2 -5 हो जाएगा ये क्या हो गया सबसे पहले क्या करना है 2 है तो x अक्ष में जहां 2 है वहां से एक लंब खींचेंगे परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे और -5 जहां है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे जहां दोनों कटता है वो 2 -5 बिंदु होगा इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 2 -5 इसके बाद आता है 3 1 कहां होगा 3 1 जो होगा वो x अक्ष में 3 x अक्ष में 3 तो x अक्ष में 3 यहां हो गया यहां से हम क्या करें एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें लाइन ड्रॉ किया और 1 है y अक्ष में 1 बता रहा है तो 1 जो है वहां से एक लाइन ड्रॉ करें ये दोनों लाइन जहां कटेंगे x अक्ष में 3 था तो 3 से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया y अक्ष में 1 था तो वहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए और ये जो पॉइंट मिला जहां ये दोनों कटा ये क्या होगा इस बिंदु का ही निर्देशांक 3 1 होगा ठीक है 0 5 कहां होगा x एक्सिस में 0 कहां है x एक्सिस में 0 यहां है यहां कहीं भी जाए इस लाइन पे कहीं भी जाए तो इसमें x का वैल्यू क्या होगा 0 होगा कहीं भी ठीक है भाई तो x का वैल्यू इस लाइन में पूरा 0 है लेकिन y का वैल्यू कितना है 5 है इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0 5 होगा 0 5 होगा ठीक है उसके बाद 3 0 की बात करें 3 0 की बात करें 3 0 के बारे में अगर हम बात करें तो 3 0 का को कैसे हम दिखा सकेंगे कैसे दर्शा सकेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे x एक्सिस में 3 कहां है यहां है 3 0 यहां है और x के जगह पे 0 भी 3 है तो 3 यहां है और y 0 इस पूरे लाइन पे हर जगह y का वैल्यू 0 होगा इस पूरे लाइन पे y का वैल्यू क्या होगा 0 होगा तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक 3 0 हो जाएगा इस
बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। ठीक है, ये सब बातें हैं। अब क्या है कि एक दो बिंदु और लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि 4 -5 या -4 5 को भी दिखाना हो, तो -4 x अक्ष में पहले -4 कहा गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, और ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है तो ऊपर की ओर करेंगे। अगर ये निगेटिव रहता, ये निगेटिव है तो यहाँ हो गया। ठीक है, यहीं से लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन जो ड्रॉ करेंगे, मतलब लंब रेखा जो खींचेंगे यहीं से खींचेंगे, लेकिन किस ओर खींचेंगे ये डिपेंड करता है इस पे। ये क्या है, -5 है, -5 है, तो ये -5 किधर जाएगा भाई, -5 नीचे की ओर जाएगा, नहीं केवल 5 है, प्लस है, तो ये ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो इधर है, इधर आएगा। ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद क्या है, 5 है, तो 5 से मतलब y अक्ष पे जो 5 है वहां से हमने लंब खींचा, वहां से हमने लंब को खींचा, ये हो गया। अब इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक -4 5 होगा। इसमें दो महत्वपूर्ण चीज हम लोग जो देखे, जो जानने का चीज है, मतलब अगर बिंदु दिया हुआ है तो उसका निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे, क्या बताया था हमने कि वहां से दोनों अक्ष के परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, x अक्ष की दूरी को पहले लिखेंगे, y अक्ष की दूरी को बाद में लिखेंगे। और अगर निर्देशांक दिया हुआ है तो बिंदु को कैसे दर्शाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे 2 और -5 के बारे में हमने बताया, 2 से ये निगेटिव है तो निगेटिव डायरेक्शन में, y एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में खींचेंगे। अगर ये पॉजिटिव होता तो ऊपर की ओर खींचते, अगर ये तो पहले पॉजिटिव है तो यहाँ हो गया 2। अब इस पर एक लंब रेखा खींचनी है, ऊपर की ओर खींचेंगे कि नीचे की ओर खींचेंगे, इसका डिसीजन कैसे होगा, इसके अनुसार। ये -5 है तो y एक्सिस में -5 नीचे होता है, इस ओर ड्रॉ करेंगे। फिर -5 जहाँ है वहां से एक लंब रेखा खींचेंगे इस ओर, वहां से एक लंब रेखा खींचेंगे इस ओर। ठीक है, यहाँ से अब एक लंब रेखा मैंने इस डायरेक्शन में खींचा, ये दोनों जहाँ मिलते हैं ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा। अब कभी कभार जो है आपको पूछा जा सकता है, एक चीज यहाँ देख रहे हैं, सब क्लियर समझ में आ रहा होगा, क्या देखा जा रहा है, ये 0,5 कहाँ लाई कर रहा है इस पे, क्यों भाई, x 0 है तो x 0 है, इस लाइन में तो हर जगह x का वैल्यू 0 ही है। यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या है, x में दूरी क्या है इस किसी भी पॉइंट पर 0 है, और 3 0 जैसे पॉइंट था, 3 0 पॉइंट था तो 3 ले लिए, लेकिन y में ऊंचाई क्या है, ऊंचाई तो 0 है, तो हर जगह y का x अक्ष में ऊंचाई हर जगह क्या है 0 है, यानी y इक्वल टू 0 है। x अक्ष में ये पॉइंट अगर ले लिया जाए, इसमें ऊंचाई क्या है, ऊंचाई 0 है, इसकी ऊंचाई 0 है मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है। हर एक किसी पॉइंट पे यहाँ ले लिया जाए, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, 1 0 लिखेंगे, यानी x में दूरी 1, y में दूरी 0, किसी भी पॉइंट में y में दूरी क्या होगा 0 होगा, मतलब भुज 0 होगा, किसमें, x एक्सिस में, किसी भी पॉइंट में x एक्सिस में भुज क्या होगा 0 होगा। जैसे -5, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, -5 0, भुज क्या होगा 0 होगा। अब इसका बात करें, y एक्सिस का बात करें तो इसमें क्या हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट 0,5 है, इसका क्या लिखेंगे 0,5 लिखेंगे, 0,4 लिखेंगे, इसका क्या 0,3 लिखेंगे, इसका क्या लिख सकते हैं 0 - 3, क्या देख रहा है, हर एक जगह कोटि क्या हो रहा है, इसमें 0 हो रहा है, यहाँ भुज 0 हो रहा था, यहाँ कोटि 0 हो रहा है, y एक्सिस में कोटि 0 हो जा रहा है और x एक्सिस में भुज 0 हो जा रहा है। इससे हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर हमें कोई पूछे
एक्स एक्सिस का, एक्स अक्ष का समीकरण तो क्या होता है? भुज 0 मानी y = 0। और y अक्ष का समीकरण को पूछता है तो वहां क्या होता है भाई? वहां क्या होता है? कोटि 0 होता है यानी x = 0। ठीक है, और ये बराबर पूछा जाता है x अक्ष का समीकरण y = 0, y अक्ष का समीकरण x = 0, ये बराबर पूछा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा भाई? मूल बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होगा। ये सब बातें हैं, सिंपल सा बात है, बस कोऑर्डिनेट में इसी तरह का ये और इस तरह का क्वेश्चन है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है आपके क्लास में। और थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ये जो निर्देशांक ज्यामिति है क्लास 9 में जो पढ़ना है हमें, बिल्कुल ही इजी है, कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये 3-4 नंबर का पूछा जाता है, प्राय ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, या 2 मार्क्स का हो सकता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन हो सकता है। एकदम इजी वे से किया जा सकता है। अगर ये और ये पूरी अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो बस ये और ये तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, आराम से इजी वे में इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।